नॉन चीज बन जाती है। अगर हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करें तो रिसर्च इज द प्रोसेस of finding solution to a problem after a throughout study and analysis of the situation। रिसर्च एक ऐसा अमल है जिसे हमें हमने मसाइल के हल ढूंढने होते हैं। जैसे हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमें फेस होती है, जैसे कि आज के ज़माने जैसे हमें कोरोना की प्रॉब्लम फेस हुई, जब हम उसको रिसर्च करेंगे, जब हम उससे सोल्यूशन निकालेंगे, तो वो हमारा होगा रिसर्च कि हम उस पर क्या रिसर्च करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उस एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हमने क्या हल निकालना है, क्या सोल्यूशन निकालना है। अगर हम बिजनेस रिसर्च के बारे में बात करें तो अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये एक ऐसा अमल है जिससे हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं, मतलब कि हमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस है, ठीक है, मतलब हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस करें, उसका हम सोल्यूशन क्या निकालेंगे, उसको हम कैसे डील करेंगे और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किस सोल्यूशन कि जिससे सॉर्ट आउट मतलब कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या क्या सोल्यूशन मिलेंगे। और आगे हम बात करते हैं कि रिसर्च की क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम रिसर्च को देखा जाए तो रिसर्च 4 हिस्सों में डिवाइड होकर आता है, जिसमें आता है एप्लीकेशन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 2, टाइम डायमेंशन नंबर 3, इंक्वायरी मोड आता है चौथे नंबर पे। अगर हम एप्लीकेशन रिसर्च के बारे में बात करें, दिस काइंड ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन टू एवरीडे प्रॉब्लम्स लाइक क्योरिंग द इलनेस। जैसे कि आजकल हम कोरोना की वजह से कोरोना को फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस पे आज भी रिसर्च हो रही है और इस पे आज भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर आज भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रिसर्च कर रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन मिले, ठीक है। तो बेसिक और प्योर रिसर्च यही होती है कि जो हम एवरीडे प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो रिसर्च होती है उसको कहते हैं बेसिक और प्योर रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च ये होती है कि उस रिसर्च को हमने कैसे अप्लाई करना है, मतलब कि कैसे सोल्यूशन निकालना है। अगर हम नंबर 2 पे आए तो नंबर 2 पे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव और उसके 3 हिस्से हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव। अगर हम एक्सप्लेनेटरी की बात करें तो दिस रिसर्च इज डन टू फाइंड द क्लियर एंड फोकस्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब कि हम एक मसला फाइंड करते हैं, उसको क्लियर करने के लिए उसका उसका सोल्यूशन निकालने के जो हमें रिसर्च की जरूरत है वो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में बात करें तो टू एक्सप्लेन एनी रिसर्च एंड exploratory research is for the purpose of exploring any specific matter। अगर हम exploratory के बारे में बात करें तो कोई एक specific problem के solution को ढूंढने के लिए हम exploratory research यूज करते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसका मतलब ये होता है कि वाई, एक प्रॉब्लम क्यों अक्कर हुई है, वाई एंड वेयर इज डिस्क्राइब बट नॉट आंसर। बस हमें उसकी वजह दी होती है लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमें उसका सोल्यूशन नहीं दिया होता। और अगर हम इंक्वायरी मोड के बारे में बात करें तो इंक्वायरी मोड में 3 तरह के आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड रिसर्च। अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च रिलाइज ऑन अनस्ट्रक्चर्ड एंड नॉन न्यूमेरिकल डाटा। क्वालिटी रिसर्च की अगर मैं सादा अल्फाज में उर्दू में बात करूँ तो क्वालिटी रिसर्च ऐसी चीज है जिसका हमें कोई डाटा नहीं है, जस्ट हमारे पास न्यूमेरिक डाटा उसका मौजूद है, हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है कि क्वालिटी रिसर्च का हमने सोल्यूशन क्या ढूंढना है। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की तो क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें हम न्यूमेरिक डाटा यूज करते हुए अपने सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। और अगर हम मिक्स्ड मेथड रिसर्च के बारे में बात करें तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जिसमें हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही चीजें मिलेंगी। मतलब कि एक ऐसा मेथड है जिससे हमें क्वालिटेटिव डाटा भी फाइंड करने को मिलेगा और क्वांटिटेटिव डाटा भी, मतलब कि मिक्स्ड मेथड में न्यूमेरिक डाटा भी मौजूद होगा और नॉन न्यूमेरिक डाटा भी मौजूद होगा और जिसकी वजह से हम रिसर्च करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को जानेंगे। रिसर्च साइट, सिलेक्ट रिसर्च साइट का मतलब होता है अगर हमें कोई मसला आता है तो हम उसकी रिसर्च करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स बनी होती है। तो हम सिलेक्ट रिसर्च वेबसाइट मतलब कि हम एक स्पेसिफिक मसले के लिए हमें क्या कौन सी वेबसाइट को विजिट करना चाहिए। सिलेक्ट रिसर्च सब्जेक्ट रिस्पोंडेंट, सिलेक्ट रिसर्च सब्जेक्ट रिस्पोंडेंट में ये है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा रिस्पोंडेंट क्या होगा, जो आगे हमें रिस्पोंड कर रहा होगा वो कौन होगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट डाटा, इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अपने रिसर्च का डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर हम अपने डाटा को प्रोसेस करेंगे, फिर हमें उसको उसका तज्जिया निकालेंगे अपने डाटा का, फिर हम उसका एंड में आके उसकी फाइंडिंग्स निकालेंगे और फिर उसको कंक्लूजन मतलब इसका नतीजा क्या निकला है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हम आगे अगर आगे बात करें तो आगे आती है थ्योरेटिकल थ्योरी में 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट ना हो। अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें, सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल एक और वेरिएबल पे मतलब कि डिपेंड होता है। मीडिएटिंग वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल दैट लिंक द इंडिपेंडेंट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड करता है, उसको मॉडरेटिंग वेरिएबल कहते हैं। मॉडरेटिंग वेरिएबल को एक इंटरवेनिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मॉडरेटिंग वेरिएबल की, तो मॉडरेटिंग वेरिएबल सिंपली एम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्स और वाई वेरिएबल्स के दरमियान में डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को चेंज करता है। इसे हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं और स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अगर हम कंट्रोल वेरिएबल की बात करें, a control variable is the one which the researcher holds constant during an experiment. एक कंट्रोल वेरिएबल हम ऐसे कह सकते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जब एक रिसर्चर किसी चीज पर रिसर्च कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट पे कैसे कंट्रोल करता है, उसको कैसे उस पे कैसे बेस बनाता है अपनी। इट इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट वेरिएबल और सिंपली एज अ कंट्रोल। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम आते हैं डाटा कलेक्शन मेथड के। हमारे पास डाटा कलेक्शन मेथड में कितने स्टेप्स हैं। डाटा कलेक्शन मेथड्स की बात की जाए तो दो तरह की कलेक्शन होती हैं। एक होती है प्राइमरी डाटा कलेक्शन, एक होती है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। अगर हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन में बात करें तो इसमें 5 स्टेप्स आ जाते हैं। इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आयर, फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन डेप्थ इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहले अगर हमें कोई मसला आता है तो हम लोगों से उसका उसका नजरिया पूछते हैं कि ये कैसे मसला आया। ठीक है, फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब अपने माइंड में थिंकिंग बनाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि उनका क्या मसाइल है। फिर हम उसके लिए एक क्वेश्चनायर डेवलप करते हैं कि क्वेश्चनायर डेवलप करके हम लोगों से उनकी उनकी राय मांगते हैं कि वो इस मसाइल को कैसे फेस कर रहे हैं और वो इसका क्या सोल्यूशन चाहते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन, अगर हम फोकस ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो उसमें ये आता है कि जब हम किसी चीज पर रिसर्च करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक ग्रुप बना के उसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे हमारे क्या मसाइल है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। इन डेप्थ इंटरव्यूज की बात करें तो जो गहराई में जो जाके इंटरव्यूज किए जाते हैं रिसर्च के लिए, उसको इन डेप्थ इंटरव्यूज कहते हैं। अगर हम सेकेंडरी डाटा कलेक्शन की बात करें, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन 5 स्टेप्स पे बेस्ड होता है। सेकेंडरी सोर्सेज, वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट्स, लिटरेचर, प्रिंटेड मटेरियल। अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें, सेकेंडरी सोर्सेज वो होती हैं जो सोर्सेज हम हमें मतलब कि हैंड रिटन नहीं मिलते, जिनको हम जिनको ढूंढते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जैसे मतलब हम एक इशू फेस कर रहे हैं और उसका हमने सोल्यूशन निकालना है, तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए अब हम सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में से वेबसाइट से विजिट करेंगे ताकि हम उसके बारे में पता चले कि हमारा इशू क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। आगे आता है एनुअल रिपोर्ट, फिर उस मसले का मसला निकाल के उसको सोल्व करके हम एक एनुअल रिपोर्ट जनरेट करेंगे जिसमें हम सब सारा कुछ फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, मसला, सॉल्यूशन सब कुछ बताएंगे। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में प्रिंटेड मटेरियल भी आता है और लिटरेचर भी आती है। और ये मेरे सेशन 3 था जो आप लोगों ने सुना। थैंक यू। किया है जब उसके दरमियान और असल प्रॉब्लम के दरमियान में एक सिचुएशन पैदा हो जाती है, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम दो किस्म की होती है, थ्योरेटिकल गैप्स, एक होती है प्रैक्टिकल इशू।
ये द बोर्ड प्रॉब्लम एरिया एग्जाम, ये कुछ सिम्टम्स वर्सेस प्रॉब्लम। अगर हम सिम्टम्स वर्सेस प्रॉब्लम्स की बात करें, इट इज इम्पोर्टेंट दैट सिम्टम्स ऑफ प्रॉब्लम आर नॉट डिफाइंड एज रियल प्रॉब्लम। इसमें ये कहना चाहते हैं जो एक मसले के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके रियल प्रॉब्लम्स नहीं होते। एक सिम्टम्स को अगर हम सादा अल्फाज में बोले जाएं तो अगर हमें कोई बीमारी होती है तो सिम्टम्स मतलब उसकी निशानदेही, मतलब उसका क्लू, मतलब कि अगर हम हमें बुखार हो गया तो उसका सिम्टम्स ये है कि हम टेम्परेचर होंगे, हम हीट हुए पड़े होंगे। तो मतलब इसमें भी यही बता रहा है कि सिम्टम्स और रियल प्रॉब्लम अलग है। वन वे ऑफ डिटरमाइन दैट प्रॉब्लम रेदर देन सिम्टम इज बीइंग एड्रेस्ड अ टेक्निक कॉल्ड 5 व्हाई 5 टाइम्स व्हाई। मतलब जब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वो यही बात करता है 5 टाइम्स व्हाई। अगर हम सिम्टम्स वर्सेस प्रॉब्लम की दोबारा बात करें, कीप आस्किंग व्हाई अंटिल द मोस्ट बिग कॉजेज अराइव। हम जब तक सॉल्यूशन हमें जब तक नहीं मिल जाता तो हम बार बार एक ही सवाल पूछेंगे, व्हाई, इसकी क्या वजह थी, हमारे प्रॉब्लम की वजह क्या थी। एग्जाम्पल, माई बेस्ट एलोज आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। आप सोचें, अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं कि ऑनलाइन स्टडी की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपना सेमेस्टर फ्रीज कर लिए एक एग्जांपल के तौर पे, तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई, क्या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्या आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई इश्यू है, क्या आपको ऑनलाइन क्लासेस से कुछ समझ नहीं आती। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि जब एक बंदा कुछ करता है, मतलब कुछ उससे होता है तो उसकी कोई वजह होती है। व्हाई इज द रीजन। रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च की अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, टू एग्जामाइन द हिडन फैक्टर दैट लीड टुवर्ड द एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। मतलब कि एक अगर स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा तो उसके क्या हिडन फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से वो डिससेटिस्फाइड हुआ अपनी स्टडी से, जिसकी वजह से उसने अपना सेमेस्टर फ्रीज किया, आखिर उसकी कोई वजह होगी। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में हम ये सब रिसर्च करते हैं कि आखिर उसने क्यों क्यों ऐसा किया। टू इन्वेस्टिगेट द रीजन दैट व्हाई द लीडरशिप इज नॉट प्लेइंग एन इफेक्टिव रोल टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज। और ये भी इन्वेस्टिगेट करें कि क्या यूनिवर्सिटी क्या गलतियां कर रही है कि उसके स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के बजाय बजाय अपना सेमेस्टर फ्रीज क्यों करवा रहे हैं। टू एक्सामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप स्टाइल एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और हमने ये देखना है कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है, तो क्या उससे टीचर सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड है या स्टूडेंट डिससेटिस्फाइड है। फ्रॉम पीपल टू अ फिजिबल रिसर्च टॉपिक होते हैं। और अब हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। मार्केट रिसर्च की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विजिबिलिटी ऑफ अ न्यू सर्विस और प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च कंडक्टेड। मतलब कि मार्केटिंग को हम सादा अल्फाज में अगर बयान करने की कोशिश करें तो ये ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस जो एक रिसर्च की गई है, पहले एक प्रॉब्लम फेस कर गया, उसका सोल्यूशन किया गया, उस पर रिसर्च किया गया और फिर हम एक सर्विस या एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट रिसर्च में। मार्केट रिसर्च अलाउज अ कंपनी टू डिस्कवर द टारगेट मार्केट एंड गेट ओपिनियन। जो मार्केट रिसर्चर होते हैं वो अपनी टारगेट मार्केट को सर्वे देते हैं, उसमें उनका क्वेश्चन आयर क्रिएट जनरेट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी राय है और क्या आपको हमारा प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आई और क्या आपका फीडबैक है। उनका ये हक बनता है कि वो अपने कस्टमर से पूछें कि उनके कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आया नहीं पसंद आया, उनकी राय क्या है, उनका फीडबैक क्या है। मार्केटिंग रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। वही बात आ गई कि मार्केटिंग रिसर्च कलेक्टिंग मतलब डाटा कलेक्ट होता है, फिर उसका तज्जिया किया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर और जो उसका रिसर्चर होता है और वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, that can be used in order to make an informed marketing decision। और इससे एक अच्छा मार्केटिंग डिसीजन किया जा सकता है।
अगर हम मार्केट रिसर्च की फ़वाइद के बारे में बात करें, एडवांटेजेस के बारे में बात, इट हेल्प्स बिजनेस स्ट्रेंथ देन देयर पोजीशन। मतलब कि अगर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे हमारे बिजनेस को फायदा होगा, ना कि हमारे कस्टमर को। जब हमारा कस्टमर हमारे हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होगा तो वो हमसे दोबारा वो चीज़ लेने पे बाउंड होगा। इट मिनिमाइज एनी इन्वेस्टमेंट रिस्क। मतलब कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट का रिस्क कोई नहीं होता। इट आइडेंटिफाइज पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और हमें और हमें क्या कहते हैं, थ्रेट्स भी फेस नहीं करने पड़ते और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इट हेल्प्स टू डिस्कवर यूर एंड योर कंप्यूटर स्ट्रेंथ एंड वीक। ये हमें सर्वे या क्वेश्चन जनरेट करने से हमें ये हेल्प होती है कि हमारी जो कंपिटिटर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है, और हम किस चीज़ में कमी महसूस कर रहे हैं। It facilitates strategic planning. It helps in spotting emerging trends. अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें कि मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या मतलब के स्टेप्स आते हैं, तो डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले हम बताएंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और उसके दूसरे नंबर पे आएगा कलेक्ट द डाटा, और हम उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसका तज्जिया करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, एंड इंटरप्रेट द डाटा, और फिर उसमें डाटा डालेंगे। रीच अ कंक्लूजन, फिर हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि अब हमारा सोल्यूशन क्या है। फिर हम इम्प्लीमेंट रिसर्च, फिर हम अपने रिसर्च उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हमें एक सोल्यूशन मिले। और अगर हम पाकिस्तान में मार्केट रिसर्चर्स के बारे में बात की तो पाकिस्तान में बहुत सारे मार्केट रिसर्च कंपनीज हैं, जैसे कि फोरसाइट रिसर्च हो गया, गैलोप पाकिस्तान होगी, इंटरनेशनल फील्ड एंड टैब पाकिस्तान होगी, इरिस कम्युनिकेशंस होगी। तो ऐसे ही ये सारे नाम लिखे हुए हैं। तो यही मेरा चौथे सेशन का वर्क था, समरी थी, जो मैंने आपके आपके सामने प्रेजेंट किया है। शुक्रिया, थैंक यू। तो क्या इश्यूज हैं, उसको हमने क्या सोल्यूशन देने हैं, इसको हम कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। अगर हम डिजाइन थिंकिंग के स्टेप्स के बारे में बात करें तो डिजाइन थिंकिंग के 5 सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 डिफाइन, एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट। अगर हम डिजाइन थिंकिंग के बारे में बात करें, एम्पैथाइज में हम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉब्लम क्या है। डिफाइनिंग में हम अपने अपने मसले को एनालाइज करेंगे, फिर प्लान करेंगे कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है। आइडिएट में इमेजिंग रिसर्च फाउंडर, कि हमने उसको कैसे सोल्व करना। प्रोटोटाइप, अप्लाई क्रिएटिविटी टू क्रिएट, मतलब हम कोई क्रिएटिविटी डालेंगे अपने रिसर्च को क्रिएट करने में। नंबर 5 टेस्ट, रिव्यू एंड रिवाइज, जिसमें हम अपने रिसर्च को देखेंगे और दोबारा से रिवाइज करेंगे। अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन इज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी दैट स्टिमुलेट द बेस्ट क्वेस्ट फॉर, मतलब जब हमें एक मसला आता है तो हमारे अंदर एक इंस्पायरेशन पैदा होती है कि मैं इस मसले को कैसे हल करूं। और वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि इट स्टार्ट्स विद अ ब्रॉड प्रॉब्लम और व्हाट इज कॉल्ड डिजाइन चैलेंज। जो हमें चैलेंज मिलता है, जो हमें प्रॉब्लम आती है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमारे दिल में इंस्पायरेशन पैदा होती है। आइडिएशन, वो जनरेटिंग एंड डेवलपिंग न्यू आइडियाज। जब हमारे दिमाग में मसले को सोल्व करने में नए से आइडियाज आएंगे, छुपे आइडियाज आएंगे। Hidden needs are needs we don't know we have. Hidden needs are more easily identified by observing rather than talking. जब हम एक बंदे को बात करने के अलावा जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसकी हिडन क्वालिटीज वगैरह जान पाएंगे। अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फॉलोइंग 4 ग्राउंड रूल फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग आर पिवटल टू डिवर्जेंट थिंकिंग, सस्पेंडिंग ऑल जजमेंट, being open to wild suggestion, generating as many ideas as possible। और वही चीजें नीचे लिखी हुई हैं। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट assumption ऑफ न्यू आइडिया टू कंटिन्यूसली शेप देम इनटू विएबल अपॉर्चुनिटीज। इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट मतलब मीन कि हमें अगर कोई मसला होता है तो हम जब उसको सोल्व करेंगे तो हम उसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका इम्प्लीमेंट करेंगे कि ताकि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज आइडियाज जनरेटेड थ्रू द आइडियाज, मतलब हमारे माइंड में आइडियाज जनरेट होते हैं कि अगर हमें एक प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। At the heart of the implementation process is low cost
और अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट रिसर्चर्स यूज ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन फेज आर ऑब्जर्वेशन एंड इनसाइट डेवलपमेंट। ऑब्जर्वेशन मतलब कि अगर मतलब कि जब हम एक बंदे को ऑब्जर्व करेंगे तब हम उससे उसको मॉनिटर करेंगे तो हम उसके बिहेवियर के बारे में उसकी एक्टिविटीज के बारे में हमें पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन इज एसेंशियल फॉर गैदरिंग फैक्ट्स एंड डेवलपिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग इनसाइट्स। और ये मेरा पांचवा सेशन था, पांचवा सेशन जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। थैंक यू। A person-to-person interaction or debate between two or more individual with a specific purpose in mind। जब एक या दो बंदे आमने सामने बैठ के किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक पर्पस को माइंड में बना के बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरव्यू। टाइप ऑफ इंटरव्यू मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज के टाइप हो सकते हैं, जैसे कि एक या दो बंदे टेलीफोन पे भी बात कर सकते हैं, ईमेल इंटरव्यू भी कह सकते हैं, इथनोग्राफिक इंटरव्यू भी हो सकता है, वन ऑन वन इंटरव्यू भी किया जा सकता है, ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकता है, और इसी तरह नीचे भी यही चीजें लिखी हुई हैं। मोड्स ऑफ इंटरव्यूज की बात करें तो तीन तरह के मोड्स होते हैं इंटरव्यू में। एक होता है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो प्रीपेयर्ड, मतलब कि अगर अगर एक बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है और उसके सामने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आता है, मतलब कि एक प्रीपेयर्ड क्वेश्चन आए होंगे जो उसको उसने पहले बता दिए होंगे कि मैं ये क्वेश्चन आपको पूछूंगा और आपने सेम उसी के अकॉर्डिंग मुझे जवाब देना है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को ऐसे कह सकते हैं, इंटरव्यू इज फ्री टू मूव, मतलब कि इंटरव्यूअर इजीली कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उसका उसका जो दिल करे वो उससे पूछ सकता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इन दिस इंटरव्यू वी हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड फेयरली स्पेसिफिक टॉपिक टू बी कवर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बहुत सारे टॉपिक को हम मतलब के कवर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में आपस में बहुत सारे क्वेश्चन या टॉपिक्स को डिस्कस, ऑफन रेफर टू एज एन इंटरव्यू गाइड, एक इसको इंटरव्यू गाइड भी कहा जा सकता है। जब बंदा एक इंटरव्यू देने जाता है तो वो इंटरव्यू को के लिए कैसे प्रिपेयर होता है, तो पहले तो उसको जानना चाहिए कि मेरा रिस्पोंडेंट कौन है आगे, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में ये कि एम ऑफ द मेरा मकसद क्या है इस इंटरव्यू को देने के लिए। मगर अगर मकसद के अगर वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसके माइंड में एक जॉब ही का सारा कुछ बना होगा। तो ऐसे ही कुछ स्टेप्स हैं इंटरव्यू देने के। थर्ड, प्रिपेयर इंटरव्यू क्वेश्चन, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाएंगे आप उसको उसका जवाब दें। आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चंस लाइक मेक श्योर यू आल्सो रिकॉर्ड सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द पर्सन, कि आपको उस जिस जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आपका पता भी हो, आपकी एज क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। अगर हम इंटरव्यू के बाद की बात करें, टेक सम टाइम टू गो थ्रू योर नोट्स। आप उसकी सीवी पकड़ें, उसके बारे में देखें, उसके बारे में पढ़ें कि ये बंदा क्या है, इसने अपनी क्वालिफिकेशन क्या किया। ट्राई टू क्राफ्ट इनसाइट फ्रॉम योर नोट्स बाय लुकिंग फॉर देम देन पैटर्न बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, कि मेरे इंटरव्यू देने वाले ने मेरे क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्ड किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उसकी टोन क्या थी, उसके बैठने का स्टाइल क्या था। डेवलप योर रिफ्लेक्शन स्किल्स, रिफ्लेक्शन इज यूजफुल हेयर। ओके। अगर हम इम्पैथी मैप के बारे में बात करें तो एक बंदा क्या कहता है, उसको क्या करना चाहिए, वो क्या सोचता है और वो क्या करता है। अगर हम इम्पैथी मैप में इधर देख लें तो एक बंदा एक बंदे के एक बंदे के इंटरमीडिएट में 600 मार्क्स आए हैं, वो थोड़ा परेशान है और वो दिमाग में सोच रहा है कि मेरे आगे क्या होगा। वो सोच रहा है, उसको ये फील हो रहा होगा कि मेरे घर वाले मुझसे नाखुश होंगे, ठीक है, और नाखुश होंगे, और वो ये फील कर रहा होगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। वो ये करेगा कि नेक्स्ट टाइम वो अच्छी मेहनत करेगा और अपने नंबर गेन करेगा। ये सेम वही चीज़ है, रिफ्रेम द प्रॉब्लम। ये यही मेरा छठा सेशन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू।